तो बच्चों आज हम क्लास 11 का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले इसमें आप लोग कुछ चीजें जो है वो पढ़ चुके हो, जैसे केमिस्ट्री होता क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या हैं, केमिस्ट्री जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। उसके बाद आपने पढ़ा मैटर जो है वो होता क्या है, फिर उसकी आपने क्लासिफिकेशंस पढ़ी मैटर की, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसके आगे अब हम इस चैप्टर में कुछ बहुत ही बेसिक चीजें जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपको आने वाले क्लासेस में जो है वो बहुत काम आएंगी। और इवन कि इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनमें से क्वेश्चन जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, नीट में आता है या ट्रिपली में आता है, मेन जेईई मेंस में आते हैं। तो इसलिए इस ये चैप्टर जो है वो ध्यान से समझें। खासकर यही चैप्टर नहीं, आपके क्लास 11 में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल बेसिक चैप्टर्स हैं। जैसे कि हम मानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सबसे टफ होती है, या बच्चे बोलते हैं टफ होती। टफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती, बल्कि हमारे जो इस क्लास 11 में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें केमिस्ट्री जो है वो टफ लगने लगती है। अगर हम वो बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक से याद रखें, उनको अप्लाई करना सीख लें, तो आपको कभी भी कहीं पे केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए ध्यान से समझना। अब हम इसमें पहले चल रहे हैं, जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है क्या, इसको समझने से पहले हम दो टर्म्स समझते हैं। एक है हमारे पास फिजिकल चेंज। क्या है हमारे पास? फिजिकल चेंज। देखो, फिजिकल चेंज क्या होता है? एक ऐसी चेंज जिसमें हमारे पास कोई भी नया सबस्टांस जो है, न्यू सबस्टांस इज फॉर्म, कोई भी नया सबस्टांस जो है वो नहीं बनता है। सिर्फ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती है? जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी? मैटर की। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती हैं? चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे उसका शेप आ गया, साइज आ गया, कलर आ गया, स्मेल आ गया, टेस्ट आ गया, स्टेट आ गई, उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ऐसी चेंजेस जिसमें कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनता है, सिर्फ मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। और दूसरी चेंज जो है दैट इज इसकी एग्जांपल मैं डिस्कस कर दूं। जैसे कि हम क्या लेते हैं? आइस लेते हैं। आइस का मतलब हो गया वाटर, H2O ही है, लेकिन कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। हम इसको मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने पे हमारे पास वाटर बनता है। इसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, लेकिन कौन सी स्टेट में? लिक्विड। क्या कोई नई चीज बन रही है? यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल है, कोई नई चीज नहीं बन रही है। सिर्फ उसकी स्टेट, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लकड़ी को काटते हैं, काटने पे क्या होता है? कोई नई चीज बनती है? नहीं। फिजिकली तो बनती है, लेकिन केमिकली कोई भी नई चीज नहीं बनती। लकड़ी है तो लकड़ी ही रहेगी, सिर्फ उसका शेप या साइज जो है वो क्या होता है? चेंज होता है। तो इस तरह की चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। दूसरी होती हैं केमिकल चेंजेस। क्या होती हैं? केमिकल चेंजेस। तो देखो, केमिकल चेंजेस क्या हुई? ऐसी चेंज या ऐसी चेंजेस हमारे पास जिनमें नया सबस्टांस या नए सबस्टांसेस बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस। ऐसी चेंजेस जिनमें नए सबस्टांस बनते हैं उनको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोटोसिंथेसिस है। क्या है हमारे पास? फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं, और हमारे पास ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12+, साथ में क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे पास नए सबस्टांस बन रहे हैं, इसलिए हम इस चेंज को क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे
दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस होते क्या हैं, ये हैं क्या क्या वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस होते क्या हैं। देखो हमारी अगर हम अपनी डेली लाइफ देखें तो डेली लाइफ में क्या होती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस होती है। उसके बाद आपके पास प्लांट्स में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, रेस्पायरेशन होती है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन है। उसके बाद फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ मार्बल है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हमारे लाइफ में या डेली लाइफ में होती हैं, ये रिएक्शंस जो हैं ये क्या करती हैं, कुछ लॉज को ओबे करती हैं, मतलब कुछ लॉज को मानती हैं, जिन लॉज को कलेक्टिवली हम एक साथ क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। और इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को इस चैप्टर में हम एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या कहता है, कहता है कि किसी भी फिजिकल या किसी भी केमिकल चेंज के दौरान हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बनेगा या जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उनका जो टोटल मास होगा, ये जो टोटल मासेस होंगे दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास और मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। कहता है कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान जो भी आपके पास प्रोडक्ट बनता है या जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका जो टोटल मास होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, साथ में हाइड्रोजन लेते हैं, और ये हमारे पास हम 28 ग्राम ये लेते हैं और ये 2 ग्राम लेते हैं। या एक मिनट बाद में बैलेंस करते हैं। ये आ गया NH3, ये आ गया आपके पास 2 टाइम्स, ये भी आपके पास आएगा 3 टाइम्स। तो ठीक है, ये 28 ग्राम लेते हैं, ये 6 ग्राम लेते हैं, और ये कितना बनता है हमारे पास 34 ग्राम। मतलब टोटल मास जो है वो प्रोडक्ट का किसके बराबर होता है, टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो लेकिन फिर भी कुछ रिएक्शंस हैं हमारे पास जो रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करती हैं। जैसे कि आपने 10th में पढ़ा न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसमें क्या हो रहा है, यूरेनियम जो है मतलब मैटर जो है वो किस में टूट रहा है, रेडिएशंस में टूट रहा है। तो मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो इस लॉ को ओबे नहीं करती हैं। तो ये क्वेश्चन भी एक बार आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीचे ऑप्शंस दिए हुए थे, तो बताओ कौन सी रिएक्शंस जो हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करती हैं। तो कौन सी रिएक्शन है आपके पास, न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन नहीं फिशन। ओके, सब बच्चे पहले इसको नोट कर लो। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास जो दूसरा लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या इसी को बोला जाता है दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनिट, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। ये लॉ जो है, दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ लुसियस प्राउस्ट
in 1779। ये जो लॉ है ये जोसेफ लुशियस प्राउस ने दिया था 1779 में। अब ये लॉ क्या कहता है? कहता है कि जब भी हम एक कंपाउंड लेते हैं, क्या लेते हैं? जब भी हम एक कंपाउंड लेते हैं, बट कौन सी स्टेट में? प्योर स्टेट में, तो फ्रॉम एनी ऑफ इट्स सोर्स, फ्रॉम एनी ऑफ इट्स सोर्स, उसके किसी भी सोर्स से, तो उसके अंदर क्या होते हैं? हमेशा जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम रहते हैं, और उन एलिमेंट्स का जो मास का रेशो होता है, वो रेशो जो है वो हमेशा क्या होता है? एक तो सेम होता है, या हम ये बोल सकते हैं वो रेशो जो है वो कांस्टेंट होता है, या हम ये बोल सकते हैं वो रेशो जो है वो क्या होता है? डेफिनिट होता है। और दूसरा वो रेशो जो है वो हमेशा क्या होता है? होल नंबर रेशो होता है। एक बार फिर से ध्यान देना है, ये लॉ जो है ये जोसेफ लुशियस प्राउस ने दिया था इन 1779। ये लॉ क्या कहता है? कहता है कि जब भी हम एक कंपाउंड लेंगे, लेकिन कौन सी स्टेट में? प्योर स्टेट में, तो उस कंपाउंड के अंदर हमेशा वही सेम एलिमेंट्स रहेंगे, और उन एलिमेंट्स का जो मास का रेशो होगा वो एक तो डेफिनिट होगा, और दूसरा वो रेशो जो है हमेशा होल नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्योर वाटर लेते हैं, क्या लेते हैं? प्योर वाटर। वाटर भी एक तरह का कंपाउंड है, उसको हम प्योर स्टेट में लेंगे, उसके किसी भी सोर्स से, चाहे हम उसको टैप से ले लें, चाहे हम उसको ओशन से ले लें, चाहे हम उसको पॉन्ड से ले लें, ठीक है, चाहे हम उसको स्प्रिंग से ले लें। तो ये जो वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर आप देख रहे हो हमेशा प्योर वाटर के अंदर दो ही एलिमेंट्स होंगे, एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। और अगर हम देखो मास रेशो निकालें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, किसमें? लेकिन वाटर में। दैट इज इक्वल टू, देखो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में? 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इज टू ऑक्सीजन का एक एटम, तो एक एटम का कितना होता है? 16। तो यह आएगा 2:16। या सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या आएगा आपका? 2 1 2 8। तो जो रेशो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर के अंदर वो हमेशा एक तो सेम रहेगा, हमेशा 1:8 रहेगा, और दूसरा ये रेशो जो है वो हमेशा क्या रहेगा? होल नंबर रेशो रहेगा। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे डिफरेंट सोर्सेज से। हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे डिफरेंट सोर्सेज से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन होती है, और रिस्पायरेशन के दौरान एक तो हमें वाटर मिलता है और साथ में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसी तरह से जब कोल की कंबस्शन होती है तो भी क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। या कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये जब भी टूटता है तो हमारे पास एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हमें एक कंपाउंड मिल रहा है, लेकिन क्या ये कंपाउंड एक ही सोर्स से मिल रहा है? नहीं, डिफरेंट सोर्सेज से मिल रहा है। अब ये जो कंपाउंड है अगर हम देखें तो किसी भी सोर्स से मिल रहा हो, चाहे वो रिस्पायरेशन से मिल रहा हो, कोल की कंबस्शन से मिल रहा हो, या कार्बन डाइऑक्साइड के कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने से मिल रहा हो, उसके अंदर दो ही एलिमेंट्स है, कार्बन और ऑक्सीजन। अगर हम मास रेशो निकालते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में, तो दैट इज इक्वल टू, देखो कार्बन के एक एटम 1:12 इज टू ऑक्सीजन के दो एटम 2:16, तो ये होगा 12:32। सिंप्लीफाई करें तो 4 3 12 और 4 8 32। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है कार्बन डाइऑक्साइड में वो हमेशा क्या होगा? 3:8। मतलब एक तो कांस्टेंट रहेगा, दूसरा ये रेशियो जो है वो हमेशा क्या होगा? होल नंबर होगा। तो सब बच्चे इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन जो है वो क्या कहता है? कहता है, सॉरी पहले ये देखेंगे किसने दिया है। दिस लॉ वॉज गिवन बाय
जॉन डेल्टन, ये लॉ जो है वो जॉन डेल्टन ने दिया था इन 1803। ये लॉ जो है ये कहता है जब भी हमारे पास दो एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने का मतलब हो गया रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और कंबाइन करने पे या रिएक्ट करने पे वो अगर दो कंपाउंड्स बनाते हैं या मोर देन टू कंपाउंड्स, या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वो जो दो कंपाउंड्स बनते हैं, ये दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनते हैं, उन सभी कंपाउंड्स में एक, उन दो में से जो एक एलिमेंट है उसका मास जो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। और जो दूसरा एलिमेंट है, क्या है, जो दूसरा एलिमेंट है, अगर हम उसके मास का रेशो देखें उन कंपाउंड्स में, तो वो जो रेशो है वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर रेशो होगा। जैसे बोर्ड पे ध्यान रखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, क्या लेते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं, हम लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। ये जुड़ के हमारे पास दो कंपाउंड्स बनाते हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, या एक तो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है CO, और दूसरा बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यह आ गया CO2। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड देखें तो कार्बन के कितने एटम्स हैं, 8 into 12, ऑक्सीजन के कितने हैं, 8 into 16। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के एटम्स कितने हैं, 1 into 8 है तो 12, ऑक्सीजन के कितने, 2 into 16। तो देखो 12 यह आएगा आपके पास, 16 यह आएगा 12, और 16 to the 32। अब इस एग्जांपल को ध्यान से समझना, हमने दो एलिमेंट लिए और उन्होंने रिएक्ट करने पे दो ही कंपाउंड्स बनाए, ज्यादा भी बनाते हैं कुछ एलिमेंट्स, वो हम बाद में देखेंगे। इन्होंने दो ही कंपाउंड्स बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं उसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स है, जैसे कार्बन जो है उसका मास जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, उसका मास क्या है, फिक्स है। तो अगर हम मास रेशियो निकालें ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना है 16 और डाइऑक्साइड में कितना है 32, तो ये आएगा 1 और ये 2, तो ये रेशियो जो है वो क्या होगा, होल नंबर रेशियो होगा। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। देखो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं दो एलिमेंट्स हैं, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। ये जुड़ के 5 कंपाउंड्स बनाते हैं। कितने कंपाउंड्स बना रहे हैं ये, 5 कंपाउंड्स। देखो ये आ गया आपके पास पहला कंपाउंड N2O, फिर ये दूसरा बनाते हैं N2O2, फिर ये तीसरा बनाते हैं N2O3, फिर N2O4, N2O5। इसका नाम है डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, अब देखो इसमें नाइट्रोजन का 2 एटम्स 2 into 40, ऑक्सीजन का 1 एटम 1 is to 60। इसमें अगर देखें तो इसमें भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स 2 into 40 और ऑक्सीजन का कितना आएगा 2 is to 60। नाइट्रोजन का 2 into 40, ऑक्सीजन का कितना आएगा 3 into 16। यहां पे नाइट्रोजन के कितने एटम्स है सर 2 into 40, ऑक्सीजन 4 into 16। यह आएगा नाइट्रोजन के फिर से 2 into 40 और ऑक्सीजन के 5 एटम्स हैं तो 5 into 16। तो यह आएगा आपके पास 14, यह आएगा आपके पास 28, यह आएगा 16, ये फिर से आ गया 28, 60 to the 32, ये हो जाएगा 28, ये आएगा 48, ये जो है 28, ये आएगा आपके पास 64। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास
2 इंटू 4 28 और ये आएगा 80। अब ध्यान देना है, आपके पास क्या है, ये दो एलिमेंट्स हैं और इन्होंने जुड़ने पे कितने कंपाउंड्स बनाए, दो से ज्यादा, जैसे कितने बना रहे हैं, 5। अब ये जो 5 कंपाउंड्स बन रहे हैं, अगर हम देखें तो इसमें नाइट्रोजन का मास जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब नाइट्रोजन का मास जो है वो क्या है, फिक्स है। और अगर हम मास रेशियो निकालें ऑफ ऑक्सीजन इन दीज कंपाउंड्स, ये जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, इसमें ऑक्सीजन का मास रेशियो निकालें तो कितना आएगा सर, 28 नहीं 16, यहां से शुरू होगा 16 इज टू, फिर कितना आपके पास 32 इज टू, फिर कितना आपके पास 48 इज टू 64 इज टू कितना है 80। अब देखो सिंप्लीफाई करें, 16 1 2 3 4 और 5, तो जो रेशियो है वो क्या है आपके पास, सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो आपके पास जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने पे वो दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे, तो उन कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का मास जो है वो क्या रहेगा, फिक्स, और दूसरे एलिमेंट का जो मास का रेशियो है वो रेशियो हमेशा क्या रहेगा, होल नंबर रेशियो रहेगा। तो इसको नोट कर लो। ओके बच्चों, अगला लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। नेक्स्ट जो है दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ये लॉ जो है वो जेरमियास रिक्टर ने दिया था इन 1792। ये लॉ जो है ये कहता है कि जब भी हमारे पास दो एलिमेंट्स जो हैं वो सेपरेटली कंबाइन करते हैं किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ, इसके साथ तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ, तो उस वक्त उन दो एलिमेंट्स का मास का रेशियो जो है वो रेशियो सेम होता है या होल नंबर मल्टीपल होता है। क्या होता है, होल नंबर मल्टीपल होता है उस रेशियो का जिस रेशियो में ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। एक बार फिर से ध्यान दो, इधर कहता है कि हमारे पास दो एलिमेंट्स सेपरेटली अपनी अपनी जगह अगर तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन करते हैं, तो उस वक्त उन दो एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो होता है वो रेशियो या तो सेम होता है या होल नंबर मल्टीपल होता है उस रेशियो का, जब वो दो एलिमेंट्स आप एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, या हमारे पास दो एलिमेंट्स कार्बन और सल्फर। कार्बन अपनी जगह ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अब कार्बन का एक एटम जुड़ रहा है तो 12, ऑक्सीजन के दो जुड़ रहे हैं, एक का आ गया कितना 16, तो दो का आ गया कितना 32। ऐसे ही सल्फर जो है वो अपनी जगह ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहां पे सल्फर का एक एटम तो 32, ऑक्सीजन का एक एटम 16, तो दो एटम्स का कितना हो गया 32। मतलब कार्बन और सल्फर जो है वो अपनी अपनी जगह ऑक्सीजन के फिक्स मास के साथ क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। अब इस वक्त इनका जो रेशियो है अगर हम वो देखें तो जो मास रेशियो है किसका, कार्बन और सल्फर का, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में, दैट इज इक्वल टू, देखो कार्बन का कितना है मास इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड 12:32। अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा 3:8। इस रेशियो को हम ऐसे ही लिखते हैं। अब कार्बन और सल्फर अपनी जगह एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और ये बनाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन का मास कितना है 12, सल्फर एक का होता है 32, दो का हो गया 64। अब हम निकालते हैं मास रेशियो निकालते हैं
कार्बन और सल्फर का, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में दैट इज आएगा 12:64, क्योंकि कार्बन का 12 और सल्फर का कितना है 64। तो सिंप्लीफाई करें 3 तो 16, तो 3:60। देखो ये जो पहला रेशो आ रहा है इसको हम पहला रखते हैं, इसको हम दूसरा। अगर हम इन दोनों रेशोज को कंपेयर करें तो जो पहला रेशो है वो सेम तो नहीं है किसका, सेकंड रेशो का, बट पहला रेशो जो है वो होल नंबर मल्टीपल है किसका, सेकंड रेशो का। तो वही ये लॉ कहता है कि जब भी आपके पास दो एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइन करेंगे तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ, तो उस वक्त उनका जो रेशो होगा वो रेशो जो है वो तो या तो सेम होगा या तो होल नंबर मल्टीपल होगा उस रेशो का, जिस रेशो में ये दो एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो ये तो था आपके पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अभी एक और लॉ हमने पढ़ना है, पहले ये नोट कर लो। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास गै-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। देखो ये लॉ जो है, दिस लॉ वाज गिवन बाय गै-लुसाक इन 1808। ये लॉ जो है वो गै-लुसाक ने दिया था 1808 में। कहता है कि जो हमारे पास ये लॉ जो है कहता है कि हमारे पास जो गैशियस रिएक्शंस होती है, क्या होती हैं, गैशियस रिएक्शंस होती हैं, मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे कौन सी स्टेट में होते हैं, दे आर इन गैशियस स्टेट। कौन सी स्टेट में होते हैं, गैशियस स्टेट में। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं गैशियस रिएक्शंस। तो ये लॉ कहता है कि जो गैशियस रिएक्शंस होती हैं, अगर हम उन रिएक्शंस का टेम्परेचर और जो प्रेशर है, हम इन दोनों क्वांटिटीज को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ये जो गैशियस रिएक्शंस होती हैं, इनके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उनके वॉल्यूम का रेशो जो है वो हमेशा क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशो होता है। एक बार फिर से ध्यान देना है, कहता है कि जो गैशियस रिएक्शंस होती हैं, मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो कौन सी स्टेट में होते हैं, गैशियस स्टेट में। तो अगर हम ये गैशियस रिएक्शन का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, तो वहां पे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनका वॉल्यूम का जो रेशो है वो रेशो हमेशा होल नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आ गया H2 गैशियस स्टेट में, O2 गैशियस स्टेट में, और H2O ये भी कौन सी स्टेट में, गैशियस। पहले इक्वेशन को बैलेंस करना आपने, यहां पे आएगा बैलेंस करने के लिए 2, इसके साथ कुछ नहीं, तो इसके साथ 1 और इसके साथ भी 1। देखो अब इसका जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उतना ही उसका वॉल्यूम होगा। इसका एक वॉल्यूम जो है वो कंबाइन कर रहा है इसके एक वॉल्यूम के साथ, और इसके कितने वॉल्यूम बन रहे हैं, 2। तो अगर हम रेशो निकालें, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स क्या है, H2, O2 एंड H2O, तो दैट इज इक्वल टू, इसका रेशो कितना है 1, इसका कितना है 1:2, क्या आएगा 2। तो कहता है जब भी एक रिएक्शन जो गैशियस स्टेट में है और उसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो उस वक्त उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो वॉल्यूम का रेशो होता है वो हमेशा होल नंबर होता है। जैसे कि N2 गैशियस स्टेट में, H2 ये भी गैशियस स्टेट में, हमारे पास बनता है NH3। बैलेंस करने के लिए ये 2 टाइम्स आएगा, ये आपके पास 3 टाइम्स आएगा और ये 1 टाइम्स। तो मतलब इसका एक वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है इसके 3 वॉल्यूम्स के साथ, और इसके कितने वॉल्यूम्स बन रहे हैं, 2 वॉल्यूम। तो अगर हम रेशो निकालें ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्या क्या है, रिएक्टेंट N2, H2 और प्रोडक्ट क्या बोल रहा है NH3, तो दैट इज इक्वल टू 1:3
3:2 क्या आएगा 2। तो जो रेशो है वो क्या रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशो रहेगा। तो ये थे आपके पास क्लास। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद डेल्टन एटॉमिक थ्योरी।